हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू टुडेज रैपिड रिवीजन। क्या करने वाले हैं सर आज के रिवीजन में? आज के रिवीजन में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर इस चैप्टर का नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक से जाकर के आप यू कैन ग्रैब दीज नोट्स। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस होल चैप्टर इन डेप्थ इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये एग्जाम में आपके कभी 6 मार्क का आता है, कभी 2 नंबर का आता है, कभी 3 नंबर का आता है, और ये पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था, यानी कि नवंबर 23 में नहीं आया था, मई 24 का देखना पड़ेगा। बट दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें 6 मार्क तक के क्वेश्चन आने की पोटेंशियल है, और अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो 4 मार्क का तो जरूर बनेगा। तो इसको एकदम ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, आपका पूरा का पूरा थोड़ी देर में मैं खत्म करके दे दूंगा। दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत लिमिटेड सेक्शन है। ये शुरू होता है सेक्शन नंबर 123 से और ये जाकर के खत्म होता है 127 में। इसमें एक और डिविडेंड का डेफिनेशन भी है जो दिया हुआ है 2 क्लॉज 35 में, तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ऐसे मौत को टक से छुके वापस आ गया। सुना मेरी बात? सर क्या कहा मैंने? शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, मेरी बात ध्यान से सुनना। दोस्तों, डिविडेंड का डेफिनेशन क्या है? डिविडेंड का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 35 में, जो कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है, मतलब डिविडेंड में फाइनल डिविडेंड तो आता ही आता है, इंटरिम डिविडेंड भी आता है। इसका मतलब एक और है कि आगे चल के कहीं पे भी हमने डिविडेंड नाम लिख करके कोई प्रोविजन बनाया है ना, तो बाई डिफॉल्ट वो इंटरिम डिविडेंड को भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और डिविडेंड को डिक्लेयर कौन करता है और रेकमेंड कौन करता है? याद रखना, जब हम फाइनल डिविडेंड की बात करें, दो अलग अलग डिविडेंड होते हैं, एक फाइनल डिविडेंड, एक इंटरिम डिविडेंड। जब हम फाइनल डिविडेंड की बात करें तो उसको रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है और डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं। रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, डिक्लेयर शेयर होल्डर करते हैं। मैंने 2 बार बोला फिर भी तुमने नहीं सुना, इधर सुनो क्या बोला मैंने। रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है और डिक्लेयर शेयर होल्डर करता है। और अगर इंटरिम डिविडेंड की बात करो तो इंटरिम डिविडेंड को रेकमेंड और डिक्लेयर दोनों ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देता है, शेयर होल्डर का उसमें कोई भी से नहीं होता है। रेट क्या होगा जब आप फाइनल डिविडेंड की बात करो? तो जो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करे ना, आप उससे ज्यादा का रेट नहीं कर सकते। इट शैल नॉट एक्सीड द रेट अमाउंट रेकमेंडेड बाय द बोर्ड। आप उतना ही, या थियोरेटिकली आप उससे कम अप्रूव कर सकते हो, पर उससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते। दोस्तों, डिविडेंड जो मिलता है वो परसेंटेज में होता है। परसेंटेज किस चीज का परसेंटेज होता है? फेस वैल्यू का, कि आपके इशू प्राइस का, मार्केट प्राइस का? किसका वैल्यू होता है? हमेशा फेस वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू का जो है परसेंटेज होता है। दोस्तों, आप नीचे इलस्ट्रेशन देख सकते हैं और दोनों से आपको समझ आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये एग्जाम में आएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, कि फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में फर्क क्या होता है। फर्क है, फर्क है, फर्क है। फर्क लिखना पड़ेगा सर आपको। सबसे पहला अनाउंसमेंट, आपको पता है कि फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? एजीएम में डिक्लेयर होता है, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं। पर दोस्तों, इंटरिम डिविडेंड की बात करो ना, इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एजीएम्स। इंटरिम डिविडेंड जो है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी डिक्लेयर हो सकता है, या फाइनेंशियल ईयर के एंड से लेकर के एजीएम के पहले भी डिक्लेयर हो सकता है, कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। पर जो एजीएम वाले दिन जो डिक्लेयर हो रहा है वो आपका फाइनल डिविडेंड हो गया। एजीएम के पहले या एजीएम के बाद सब कुछ आपका इंटरिम डिविडेंड है। अब दोस्तों, इंटरिम डिविडेंड के लिए आप पैसा दोगे, फाइनल डिविडेंड के भी आप पैसा दोगे। सोर्स क्या होगा पैसों का? सर फाइनल डिविडेंड में ऐसा कोई एसेट सोर्स नहीं लिखा है, पर इंटरिम डिविडेंड में इन्होंने बकायदा बताया है कि या तो तुम प्रॉफिट्स दोगे, करंट ईयर के प्रॉफिट्स दोगे, या आप सोर्स जो है इंटरिम डिविडेंड का, आपका सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट रहेगा या करंट ईयर प्रॉफिट्स रहेंगे। मतलब सर आपको एक बात बताओ, इंटरिम डिविडेंड ना आपके फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह से नहीं दिया जाता, वो आपके पीएनएल के सरप्लस बैलेंस से दिया जाता है। अगर आपके पीएनएल में ऐसे फ्लोटिंग बैलेंस है, ऐसे सरप्लस बैलेंस है, तो उससे आप इंटरिम डिविडेंड दोगे, वरना आप फ्री रिजर्व से, जनरल रिजर्व से, सीआरआर वगैरह से कहीं से भी इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते। अगर आपको देना ही है वहां से, तो आप फ्री रिजर्व से पहले ट्रांसफर करो उसको पीएनएल में, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके बारे में हमने क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा किया था। अब दोस्तों, उसके बाद आता है आपका रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का रेट क्या होगा? देखो भैया, प्रॉफिट है तो कोई लोड ही नहीं है। अरे ओ, लोड स्पेस ही नहीं है, लोड ही नहीं है सर, आपका कोई लोड ही नहीं है। अगर आपका या तो करंट ईयर में प्रॉफिट है, इंटरिम डिविडेंड की बात करो तो, और प्रीवियस आपका फाइनल डिविडेंड में जिस साल का डिविडेंड दे रहे हो उस साल में प्रॉफिट है। पर दोस्तों, अगर लॉस है तो क्या होगा? लॉस है तो इंटरिम डिविडेंड के केस में हमने क्या बोला? एवरेज ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा के एवरेज डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड नहीं होना चाहिए। और यहां पे
अगर फाइनल डिविडेंड के केस में लॉस है तो हम एक रूल 3 पढ़ेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। रूल 3 के 3 कंडीशंस है। दोस्तों डिविडेंड बताओ मेरे को, एक बार डिक्लेयर कर दिया तो रिवोक हो सकता है क्या? देखो दोस्तों, फाइनल डिविडेंड तो एक बार डिक्लेयर हो गया ना तो रिवोक नहीं हो सकता, पर इंटरिम डिविडेंड जो है ना, इट कैन बी रिवोक्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, इट कैन ऑल द शेयर होल्डर्स, इट कैन बी रिवोक्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई राजा? जी हाँ सर, डिविडेंड एक बार डिक्लेयर करे तो जनरली रिवोक नहीं होता, बट द वर्ड यूज्ड हियर इज डिक्लेयर्ड। सर शेयर होल्डर, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करता है, शेयर होल्डर डिक्लेयर करता है। सर यहाँ पे क्या लिखा है? डिक्लेयर। डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर रेकमेंड किया और शेयर होल्डर के डिक्लेयर करने के पहले रिवोक कर दिया तो वो वैलिड है, चल जाएगा। पर एक बार शेयर होल्डर डिक्लेयर कर देना उसके बाद आप इसको रिवोक नहीं कर सकते। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है राजा? हाँ सर। क्या हो गया, ये आपका डिफरेंसेस हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि डिविडेंड जो है वो 5 दिन के अंदर आपका सेपरेट बैंक अकाउंट में चला जाना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, आगे सेक्शन 123 में लिखा हुआ है। अब दोस्तों डिविडेंड की बात समझो ना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में फर्क क्या होता है? इक्विटी शेयर में अगर प्रॉफिट है तो डिविडेंड दे देंगे, नहीं तो भाड़ में जा। प्रॉफिट है तो डिविडेंड दे देंगे, नहीं तो भाड़ में जा। कोई आपको बाद में मिलेगा वाला हिसाब नहीं होता है। और अगर आप प्रेफरेंस शेयर की बात करो तो प्रेफरेंस शेयर में दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, क्यूमुलेटिव, एक नॉन क्यूमुलेटिव। अगर आप कहते हो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, मतलब आपका डिविडेंड जो है एक्यूमुलेट होगा, मतलब 5 साल का प्रेफरेंस है और प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड कितना है, मान लो लिखा था 10% डिविडेंड है, तो भैया 10% का डिविडेंड आपको हर साल का मिलेगा। अगर इस साल नहीं दे पाया तो अगले साल आपको इस साल का भी दूंगा और अगले साल का भी दूंगा। मतलब मान लो फर्स्ट ईयर में डिविडेंड नहीं दे पाया तो सेकंड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी दोनों साल का डिविडेंड दूंगा। ये क्या है सर? आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, इस साल अगर दे पाए तो ठीक है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा, आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सर ये आप समझते हो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। आप लोगों के नोट्स में देखो, अगर आपके एक्सट्रीम लेटेस्ट एडिशन होंगे तो आपके पास ये क्वेश्चंस मार्क्ड होंगे, वरना आप स्क्रीन में से लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन इस सेक्शन से रिलेटेड है। पर दोस्तों क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, जब आप तो डिविडेंड डिक्लेयर कहां से करते हो, तो आप अभी बात करने वाले हो फाइनल डिविडेंड की। डिविडेंड शेल बी डिक्लेयर्ड एंड पेड आउट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। जब इन्होंने फॉर अ फाइनेंशियल ईयर लिख दिया मतलब ये फाइनल डिविडेंड है। कहां से पे करोगे? सबसे पहला इन्होंने बोला प्रॉफिट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मतलब सर प्रॉफिट तो डेप्रिसिएशन के बाद ही लोगे ना। कौन सा वाला? इनकम टैक्स वाला? नहीं सर, हम शेड्यूल 2 की बात कर रहे हैं, हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेंगे। दूसरा आपका जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, मतलब जो आप अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन निकालते हो ना, वो वाला डेप्रिसिएशन माइनस करके ही प्रॉफिट निकालना, इसको हम कहते हैं करंट ईयर का प्रॉफिट। उसके बाद हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। सर इन्होंने कहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब आपका जैसे कि जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, वो भी इसमें आ जाएगा। इसमें आपका पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी आ जाएगा और फ्री रिजर्व भी आ जाएगा। इन्होंने सरप्लस बैलेंस इन पीएनएल नहीं लिखा, इन्होंने लिखा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। और तीसरा बोथ ए एंड बी, बस थोड़ा सा इस साल का प्रॉफिट ले लिया और बचा हुआ पुराने प्रॉफिट्स ले लिए, वो भी आप कर सकते हो। और चौथा मनी पेड बाय सीजीएसजी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन परसुएंस ऑफ एन गारंटी। सर कभी कभी क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना राजा, कभी कभी ना गवर्नमेंट आपको बोलता है कि अरे ए लिमिटेड, तू ना ये फलाना बिजनेस कर, तू ना ये कॉटन इंडस्ट्री का बिजनेस कर, मैं तेरे साथ हूं, इस पे बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट करो, कल को रिटर्न नहीं मिलेगा ना तुमको, कोई बात नहीं, मैं तुमको गारंटी दे रहा है कि मैं तुमको पैसा दूंगा, पैसों का तुम डिविडेंड बांट देना। तो सर अगर गवर्नमेंट ने आपको ऐसी गारंटी दी थी कि ये बिजनेस करो और वो बिजनेस करने के बाद आपको मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपको गवर्नमेंट पैसा देगा और उस गवर्नमेंट के पैसे से आप डिविडेंड बांट सकते हो। तो यहां पे यही लिखा है मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन परसुएंस ऑफ अ गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने गारंटी दिया था, उसकी वजह से पैसा आया, उस पैसों को आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो। ये चार आपके सोर्स हो गए डिविडेंड के। क्या सोर्सेस है? पहला करंट ईयर का प्रॉफिट, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्रायर ईयर, तीसरा बोथ ए एंड बी, और चौथा मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है राजा? हाँ जी, आर यू विथ मी? यस और नो? यस सर। ये क्या हो गया? ये आप लोगों का प्रॉफिट हो गया। याद रखना प्रॉफिट हमेशा डेप्रिसिएशन के बाद का होगा। दोस्तों जब भी आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ध्यान रखना कि फालतू के रीवैल्यूएशन रिजर्व्स और नोशनल गेन्स को ध्यान मत देना। सो कैलकुलेटिंग प्रॉफिट के बाद एक्सक्लूड अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। अनरियलाइज गेन मतलब जो आपका पैसा अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, नोशनल मतलब हवे में बातें कर रहे हो, और रीवैल्यूएशन मतलब हवे में बातें कर रहे हो वापस, ये सब इग्नोर कर देना। और दूसरा एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट और लायबिलिटी ऑन मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू। मतलब क्या सर, आप जब इन डेज, आपके इंटर में तो इन डेज नहीं है, जब आप फाइनल में इन डेज करते हो तो आपको पता चलता है कि आप ना फेयर वैल्यूएशन पे लाते हो, हर असेट को फेयर वैल्यू पे लाते हो, उसकी कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू को चेंज करते हो।
वैल्यू से फेयर वैल्यू को लेके जाते हो, ये भी एक तरह का रीवैल्यूएशन भी है, रीवैल्यूएशन ही है सर। रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट आता है ना, लॉ कहता है उसको इग्नोर कर दे राजा, ये सब हवा में बातें हैं। तुम मेरे को प्रैक्टिकली बताओ, आज मेरे पास एक असेट है, असेट अगर मेरे पास 10 लाख रुपए का है, मैंने बोला मार्केट में कितने में बिकेगा, मैंने बोला 50 लाख में तो बिक ही जाएगा। मैंने बोला वाह, 10 लाख का एसेट 50 लाख में बिक जाएगा, 40 लाख रुपए, अरे बधाई हो, ये लो डिविडेंड, गांव वाले सारे लोग डिविडेंड ले लो। अरे कैसे डिविडेंड ले लो, पहले रियलाइज तो कर ले, ये तो हवा में बातें कर रहा है ना, हवा में बातों से जो होता है उसको प्रॉफिट नहीं कहते, उसका डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी बात दोस्तों, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, मेरी बात ध्यान से समझना। सर मेरे को एक बात बताओ, जब भी मैं डिविडेंड अनाउंस करता हूं, जब भी एक कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, क्या उसको कुछ पैसे रिजर्व्स में ट्रांसफर करने पड़ते हैं? द आंसर इज नो। पहले के जमाने में यानी कि भिड़े भाई के जमाने में क्या था, भिड़े भाई के जमाने में प्रोविजन ये था कि अगर आप अपने डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो एक 5% तो भी मान लो आप पीएनएल से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, एक 5% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। पर फिर हमने बोला हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, हमने वो प्रोविजन ही हटा दिया। हमने बोला अब तो ट्रांसफर करना मैंडेटरी नहीं है, तेरी मर्जी है, तेरे को करना है तो कर, और जितना करना है कर। क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी में, मे मतलब क्या सर, सिर्फ मे के महीने में ट्रांसफर करेगा? अरे नहीं रे, मे मतलब शायद, अ कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज इट में कंसिडर अप्रोप्रिएट टू द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। तेरे को जैसा अमाउंट ठीक लगे ना, उतना अमाउंट रिजर्व में डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरे को बताओ, क्या कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हो आप डिविडेंड के लिए? नहीं सर, डिविडेंड के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व जो है उसको फ्री यूज नहीं कर सकते। मेरे को बताओ, कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर। सर मान लो अगर पुराने साल में कुछ आपका लॉस था या आपका कुछ डेप्रिसिएशन था, वो आपने पुराने साल के प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया था, मेरे को बताओ करंट ईयर में आपका प्रॉफिट हो गया, तो क्या आप उसको एडजस्ट करोगे? हाँ सर आप एडजस्ट करोगे, आपके अभी तक के जितने भी डिप्रिसिएशन और जितने भी लॉसेस उसको माइनस करोगे, उसके बाद ही अपना करंट ईयर प्रॉफिट निकाल के आप डिप्रिसिएशन दोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, बस सर डेप्रिसिएशन माइनस होगा क्या? जी हाँ होगा। कौन सा वाला डेप्रिसिएशन? इनकम टैक्स वाला नहीं, आपके शेड्यूल 2 वाला डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अब दोस्तों ये जो था, ये सोर्स ऑफ डिविडेंड था किसके लिए? इंटरिम के लिए। अब मेरे को बताओ, सॉरी फाइनल के लिए, अभी जो हमने पढ़ा वो फाइनल डिविडेंड के लिए था। अब मेरे को बताओ इंटरिम डिविडेंड का सोर्स क्या होगा? दोस्तों अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, उसको रेकमेंड करके डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही डिक्लेयर कर सकती है। उसको किसके पास नहीं जाना पड़ेगा? शेयर होल्डर के पास। किसके पास? शेयर होल्डर के पास नहीं जाना पड़ेगा। किसके पास? शेयर होल्डर के पास। दोस्तों अगर आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पैसा किधर से लाओगे? सबसे पहले तो बताओ डिक्लेयर करोगे। इन्होंने कहा इंटरिम डिविडेंड कभी भी साल के दौरान या साल के बाद, लेकिन एजीएम के पहले कभी भी डिक्लेयर होता है। इट इज डिक्लेयर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एनी टाइम फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ द एजीएम। अब दोस्तों इंटरिम डिविडेंड पैसा कहां से आता है? दोस्तों तीन जगह से पैसा आता है, या तो आपका पीएनएल अकाउंट में सरप्लस है, पुराने कोई पीएनएल अकाउंट में सरप्लस पड़ा हुआ है, या दूसरा आपका करंट ईयर में प्रॉफिट है, या फिर करंट क्वार्टर में प्रॉफिट है। करंट ईयर में प्रॉफिट है या करंट क्वार्टर में प्रॉफिट है। दोस्तों अगर आप इस साल के, ये पूरा साल खत्म हो गया और ये पूरे साल के बाद इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं ये करंट ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए। और तुम्हारा ये साल चल रहा है और साल के बीच में ही तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो उस केस में हमने क्या कहा? उस केस में हमने कहा क्वार्टरली प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके तुम डिक्लेयर कर सकते हो। तो तुम कब डिक्लेयर कर सकते हो? करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से, करंट क्वार्टर के प्रॉफिट से, या पुराने किसी सरप्लस इन पीएनएल से आप डिक्लेयर कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर ये सोर्स हो गया। सबसे पहले मैंने बोला व्हेन, इंटरिम डिविडेंड के मैंने बोला व्हेन, फिर मैंने बोला सोर्स क्या हो गया, और तीसरा मैंने बोला रेट। रेट क्या होगा? सर रेट तुम्हारी जो मर्जी वो कर लेना, लेकिन दोस्तों अगर तुम्हारा करंट ईयर में लॉस हुआ है और तुम पुराने सरप्लस में हाथ मारने जा रहे हो, अगर तुम्हारा करंट ईयर में लॉस हुआ है, करंट क्वार्टर में लॉस हुआ है, तो इन दैट केस इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अभी जब डिविडेंड दे रहे हो उसके इमीडिएटली पहले जो क्वार्टर गया ना उस तक लॉस हुआ है, देन सच इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट अ रेट एक्सीडिंग एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के रेट से ज्यादा नहीं होगा, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के रेट से ज्यादा नहीं होगा, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज लेना पड़ेगा। ये रेट अब आया जब आप इंटरिम डिविडेंड की बात करो। लेकिन दोस्तों उसके बाद आप आ जाओ रूल 3 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स में। मेरी बात ध्यान से सुनना, सर एग्जाम में आएगा तो इसी पे क्वेश्चन आएगा और किसी से नहीं आएगा, इसी पे क्वेश्चन आएगा। चैट में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन इसी पे आएगा। सर मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट,
दोस्तों अगर आपका प्रॉफिट या तो नहीं है यानी कि लॉस है, या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। इनएडिक्वेट मतलब आज मैंने इस साल 150 रुपए का प्रॉफिट कमाया, अरे 150 रुपए का प्रॉफिट प्रॉफिट होता है क्या? नहीं सर, ये रूल 3 में 3 कंडीशंस, देयर आर 3 कंडीशंस इन रूल 3 जो कहता है अगर लॉस है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। सबसे पहला दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूं। सबसे पहला ध्यान रखना रेट का, आपका रेट ऑफ डिविडेंड जो है ना वो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपने इंटरम डिविडेंड में भी पढ़ा था, पर यहां पे एक ऐसा पॉइंट लिखा है सर जो इंटरम डिविडेंड में नहीं लिखा हुआ था। यहां पे लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ है कि पिछले 3 साल जिसमें आप एवरेज निकाल रहे हो उसमें से किसी में भी अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं था ना, तो आप इस सब रूल को इग्नोर कर देना। दिस सब रूल विल नॉट अप्लाई अगर पिछले 3 साल में एवरेज डिविडेंड जो है वो आपका नहीं था। क्या कहा मैंने? अगर पिछले 3 साल में डिविडेंड ही नहीं था तो आप उसको क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई राजा? अरे डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? हाँ कि नहीं बोलो, बोलो यस और नो। हाँ सुनो सर, समझे सर? ये क्या हो गया, ये तीनों प्रोविजन, ये तीनों ये इंटरम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, पर यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपका, यहां पे लिखा हुआ है द सब रूल 1 शेल नॉट अप्लाई इफ द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल में अगर नहीं किया है तो ये सब रूल 1 अप्लाई नहीं होगा। दूसरा मेरी बात ध्यान से सुनना, दूसरा कंडीशन क्या है सर? आप अपने रिजर्व्स में से कितना अमाउंट विड्रॉ करोगे? हाउ मच अमाउंट आर यू गोइंग टू विड्रॉ? दोस्तों आप अपने रिजर्व्स में से कितना विड्रॉ करोगे? मैक्सिमम 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जिसको हम 10% भी बोल सकते हैं। 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व आप निकालोगे। मैंने आपको समझाया था ये अगर आपका फ्री रिजर्व है इसमें से आप 1/10 निकाल लोगे, लेकिन 1/10 निकालने के बाद कुछ पैसे साइड में रख देना। कितना पैसा साइड में रखोगे? आपका जितना करंट ईयर का लॉसेस है ना उसको सेट ऑफ करने के लिए साइड में रखोगे, और बाकी बचा हुआ पैसा आप एज ए डिविडेंड यूज कर सकते हो। तो 10% निकालना किसका? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। ये फ्री रिजर्व है, आप देखना पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना है, उसका 10% आप यहां से निकालना। जितना पैसा आपका करंट ईयर में लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ कर देना और बचा हुआ पैसा डिविडेंड दे देना। ये आपका रेट बी हो गया। और तीसरा दोस्तों, बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल इज नॉट लेस देन 15%। आपका फ्री रिजर्व में 15% से कम का बैलेंस नहीं होना चाहिए आफ्टर विड्रॉल। दोस्तों रिवीजन में कोई नहीं करवाएगा, पर एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, क्योंकि भैया अगर ढंग से नहीं समझे तो समझ के फायदा क्या है। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। आपका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 100 करोड़ रुपए का है और आपका फ्री रिजर्व 20 करोड़ का है, आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो 50 करोड़ रुपए का है, आपका पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड 12% है, और आपने प्रपोज किया इस साल का 10% डिविडेंड दूंगा। मेरे को बताओ 10% डिविडेंड दे सकते हो क्या? पिछले 3 साल का एवरेज 12 है। मैं आपको बताता हूं तीनों रूल कैसे चेक करते हैं। रूल नंबर 1 कि एवरेज डिविडेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज डिविडेंड कितना है? 12% का, तो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कितना बोल रहे हो? 10%, तो 10% आप दे सकते हो। दूसरा कंडीशन, आप अपने फ्री रिजर्व में से कितना पैसा निकालोगे? सर फ्री रिजर्व ये है, ये फ्री रिजर्व नहीं है। सीआरआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व। ये जो 50 करोड़ है, दिस 50 करोड़ इज नॉट अ फ्री रिजर्व। तो दोस्तों आप अपने फ्री रिजर्व से कितना पैसा निकालोगे? सर आप निकालोगे 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ये दोनों का टोटल कितना है? 120 करोड़। 120 करोड़ का 10% कितना होता है? 120 करोड़ का 10% होता है 12 करोड़। अब 12 करोड़ निकालोगे। अब आप पूछोगे सर करंट ईयर का लॉस कितना था, तो मैं कहूंगा करंट ईयर में लॉस 2 करोड़ का था। तो आप इस 12 करोड़ में से 2 करोड़ करंट ईयर का लॉस हटा दोगे और आप बोलोगे 10 करोड़ रुपए तक का डिविडेंड दे सकते हो। और तुमको चाहिए कितना था? तुमको तो डिविडेंड 10% देना था। तुमको तो डिविडेंड 10% देना था, तो सर 10% किसका होगा? 10% होगा पेड अप शेयर कैपिटल का, यानी कि 10% ऑफ 10 करोड़। तो आपको देना भी 10 करोड़ था, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप 10 करोड़ दे सकते हो। और तीसरा कंडीशन क्या है सर? जब आप 10 करोड़ रुपए डिविडेंड दोगे तो आप उतना फ्री रिजर्व से निकालोगे। फ्री रिजर्व कितने का है? फ्री रिजर्व 20 करोड़ का है। 20 करोड़ में से जब 10 करोड़ निकाल लोगे तो बचेगा 10 करोड़। लेकिन हमको मिनिमम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 100 करोड़। उसका 15% यानी कि 15 करोड़ का तो मिनिमम बैलेंस चाहिए, पर आपका मिनिमम बैलेंस, आपका बैलेंस 10 करोड़ बचेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हमने कहा बेटा, हमने कहा अब तू 10 करोड़ नहीं, तू सिर्फ 5 करोड़ निकाल सकता है। तो 20 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ निकालेगा तो तेरा 15 करोड़ बैलेंस बचेगा। तो 10% का डिविडेंड नहीं दे सकता, तो 5% का डिविडेंड दे सकता है। सर ये तीनों कंडीशन को मिला करके इस तरीके से आप आंसर निकालते हो। सर समझे क्या? समझे क्या? परफेक्ट प्रो हो गए हो तुम लोग चैट में। सुनो मेरी बात सर, उसके बाद मेरी बात सुनो ना ढंग से, थोड़ा सा टाइमलाइन सुनो ना।
दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक झटके में पूरा टाइमलाइन बता देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ता है। और डिक्लेयर करने के ही 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है, या जो वारंट है आपके डिविडेंड का उसको पोस्ट करना पड़ता है। दोनों में से कुछ भी कर दो भाई, या तो डिविडेंड पे कर दो या वारंट पोस्ट कर दो। अब दोस्तों अगर 30 दिन में नहीं कर पाए तो 7 दिन के अंदर एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाओ और वो पैसा पूरा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दो। ये जो सेपरेट बैंक अकाउंट में आपने डाला था वो पैसा अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दो 7 दिन के अंदर। दोस्तों अगर तुमने 30 दिन के अंदर पे नहीं किया ना तो तुमको 18% पर एनम का ये लग जाएगा पेनल्टी। और दोस्तों 7 दिन के अंदर अगर तुमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला तो तुमको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग पेनल्टी है। दोस्तों जैसे ही तुमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उसके बाद तुमको दो चीजें और करनी है। 90 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट बनाओ कि किसके पैसे थे, कौन पैसा है, किसका नेम क्या है, लास्ट नोट एड्रेस क्या है और डिविडेंड अमाउंट क्या है। और ये जो स्टेटमेंट बनाया ना इसको अपने वेबसाइट पे डाल दो। कितने दिन के अंदर, 90 दिन। जैसे ही ट्रांसफर किया उसके 90 दिन के अंदर। और सर जैसे ही ट्रांसफर किया ना उस दिन से लेके 7 साल तक ये पैसा उसी अकाउंट में रखना। जो भी पैसा क्लेम करने आए उसको दे देना, पर उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच गया तो वो पैसा जाके आईपीएफ में जमा करवा देना। सर आईपीएफ में जमा करने के बाद आप मेल करना आईपीएफ अथॉरिटी को, आप मेल करना आईपीएफ अथॉरिटी को कि हमने पैसा जमा करवा दिया है। वो चेक करके आपको क्या दे देगा, रिसीट दे देगा कि हाँ भैया तूने मेरे पास 5 करोड़ या 10 करोड़ जमा करवाया है। सर समझे? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड सर? ये पूरा टाइमलाइन है। अब मेरे को बताओ सर छोटी छोटी चीजें, डिविडेंड जो है वो डिपॉजिट करोगे शेड्यूल्ड बैंक के साथ, शेड्यूल्ड बैंक के साथ 5 दिन के अंदर फ्रॉम डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर। अब सर मैं बताऊं डिविडेंड दिया किसको जाता है। अगर मैं एक कंपनी हूं तो मैं सिर्फ 3 लोगों को डिविडेंड दे सकता हूं, या तो अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, जो भी मेरा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, या उसके ऑर्डर को, उसने अगर किसी का नाम लेके बोला इसको दे दो, और तीसरा टू हिज बैंकर, जो भी उसका बैंकर है उसको दे सकता हूं। एंड शेल नॉट बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश। सर शेल नॉट बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश मतलब क्या? वो बोल रहे कैश में देना। सर क्या मैं बैंक में दे सकता हूं? अरे हाउ बाबू भैया, बैंक में, चेक में, एनईएफटी, एमपीएस, यूपीआई, जीपे, भीम सब कर सकते हो। कैश का मतलब ये नहीं कि रोकड़ा देना, कैश मतलब कैश में देना, ब्रैकेट में नॉट इन काइंड, नॉट इन काइंड। रिलायंस ने बोला भाई मैं तेरे को ना, रिलायंस में मुकेश अंबानी ने बोला डिविडेंड के नाम पे मैं तेरे को आशीर्वाद भेज रहा हूं अपना। तुम बोलोगे अपने पास भर ले अपना आशीर्वाद, मेरे को मेरे कैश दे दे भाई, मेरे को मेरा पैसा दे दे। वो बोलेगा मैं तुमको रिलायंस जियो में फ्री इंटरनेट दे रहा हूं, घंटा कैश। तुम डिविडेंड जो है अपने कंपनी का प्रोडक्ट, अपने कंपनी के सब्सक्रिप्शन, ये सब दे करके डिविडेंड नहीं दे सकते। उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये बात। दोस्तों उसके बाद मैंने क्या बोला सुनो। Nothing in this section shall be deemed to prohibit the capitalization of profit or reserves of a company for the purpose of issuing bonus shares. सर हम ना आपको डिविडेंड जो देने से मना, डिविडेंड के जो कंडीशंस लगा रहे हैं उससे बोनस शेयर्स में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। आप बोनस शेयर्स एकदम दे सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो दोस्तों। और कुछ भी नहीं है इसमें, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन आता है। अगर एक कंपनी सेक्शन 73 और 74 का डिफॉल्ट कर रखी है, मतलब क्या? अगर उसने डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं किया है या डिपॉजिट कॉन्ट्रावेंशन में लिया है, ये 74 में ट्रांजिशन प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं किया, तो वो डिविडेंड नहीं दे सकती सो लॉन्ग एज द फेलियर कंटिन्यूज। मतलब जब तक ये कांड चल रहा है तब तक तुम डिविडेंड नहीं बांट सकते। जैसे ही कांड सुधार दोगे उसके बाद डिविडेंड बांट सकते हो। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड दे सकती है क्या? अरे सेक्शन 8 कंपनी का एक ही काम है भाई, डिविडेंड मत देना। तुम्हारा ऑब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, जो तुम्हारे प्रॉफिट्स है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज हो रहे हैं, और तुम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो भैया तुम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब सर जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है कौन से दिन में डिक्लेयर होता है? वो एक रिकॉर्ड डेट पे डिक्लेयर होता है। रिकॉर्ड डेट मतलब क्या? वो दिन निकालेंगे जिस दिन हम सारे शेयर होल्डर का लिस्ट निकालेंगे और जो भी शेयर होल्डर होंगे उनको हम डिविडेंड दे देंगे। सर वो क्या हो गया रिकॉर्ड डेट? क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब बात करते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में। दोस्तों जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए। अगर वो 30 दिन के अंदर पे नहीं हुआ है या सामने वाले ने क्लेम नहीं किया, आपने पे नहीं किया या आपने पे किया पर सामने वाला ले नहीं रहा था, ले नहीं रहा था मतलब बैंक अकाउंट गलत था या कोई भी कारण था, अगर पैसा नहीं गया है ना अभी तक, तो वो विद द कंपनी शैल विद इन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days ट्रांसफर द टोटल अनपेड अमाउंट टू एन अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्या अकाउंट हो गया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यूपीडीए अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। सर जैसे ही आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालोगे उसके 90 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट बनाओगे, द नेम, लास्ट नोन एड्रेस एंड अनपेड डिविडेंड, और उसको अपने वेबसाइट में डालोगे या कोई भी और वेबसाइट में डालोगे जहां पे डालना है। कोई भी और वेबसाइट मतलब जैसे सेबी का वेबसाइट हो गया, एनएससी बीएससी का वेबसाइट हो गया, अलग अलग वेबसाइट में डालोगे वो स्टेटमेंट बना करके। और दोस्तों अगर आपने डिफॉल्ट किया ना ट्रांसफर करने में तो 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब दोस्तों कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था, एस से नाम था शायद, सर मेरे को एक बात बताओ, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है 18% का और यहाँ पे 12% का, ये किसको मिलेगा? द इंटरेस्ट अक्रूइंग ऑन सच अमाउंट
ये जो इंटरेस्ट है ना, दिस अमाउंट शेल इंश्योर टू द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू देम। सर आपको मिलेगा ये इंटरेस्ट। अगर मान लो आपका 100 रुपए पेंडिंग है तो 100 रुपए में 12% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। द इंटरेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट पेंडिंग अमाउंट अनपेड। तो ये इंटरेस्ट आपके हाथ में आएगा, मतलब कंपनी को 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुमको, ना तो वो बैंक के पास जाएगा और ना ही वो आईपीएफ में जाएगा, वो तुमको मिलेगा। पैसे तुम्हारे, इंटरेस्ट भी तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, इंटरेस्ट भी तुम्हारा, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों उसके बाद अगर कोई भी क्लेमेंट है, किसी को भी अपने शेयर्स चाहिए, तो वो अनपेड अमाउंट के लिए क्या कर सकता है, वो कंपनी के लिए अप्लाई कर सकता है। शेल अप्लाई टू द कंपनी, कीवर्ड क्या है, अप्लाई टू द कंपनी, कि भैया मेरे पैसे दे दे। अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, मान लो अगर 7 साल तक भी किसी ने पैसे नहीं लिए, तो 7 साल के बाद आप उसको ट्रांसफर कर दोगे सूद समेत, मतलब इंटरेस्ट के साथ आप उसको आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। सर आईपीएफ में ट्रांसफर करते ही आपने मान लो 5 करोड़ ट्रांसफर किया, अब वो 5 करोड़ किसके हैं, क्या नाम है, क्या अमाउंट है, उसका एक स्टेटमेंट बनाओगे और आईपीएफ अथॉरिटी को भेजोगे। और जैसे ही आप भेजोगे, आईपीएफ अथॉरिटी आपको रिसीट दे देगा कि हाँ भैया मेरे को तेरे 5 करोड़ रुपए मिल गए और तेरा स्टेटमेंट भी मिल गया है, तो आप आईपीएफ में जमा कर दोगे। अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, आईपीएफ में सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं ट्रांसफर होते। अगर कोई ऐसा शेयर है जिसपे पिछले 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जब जब भी हमने डिविडेंड दिया, वो सारे डिविडेंड अनक्लेम्ड है, सारे डिविडेंड अनक्लेम्ड है, सामने वाला ले ही नहीं रहा है, तो उसके शेयर्स भी, डिविडेंड का अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा, शेयर्स भी आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। तुमने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला, मैंने बोला शेयर्स चले जाएंगे। मतलब अगर राम के नाम पे शेयर्स थे, तो वो राम के नाम के जो शेयर्स है वो आईपीएफ के नाम पे हो जाएंगे 7 साल तक, अगर आपने डिविडेंड क्लेम नहीं किया। 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, कौन सी ईयर, consecutive year। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। All shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for more than equal to 7 consecutive year shall be transferred in the name of the IPF along with a statement डिटेल दे करके तुम ट्रांसफर कर देना। ऑथर नोट में मैंने यही लिखा है कि यहाँ पे डिविडेंड के अमाउंट की बात नहीं हो रही है, शेयर्स की बात हो रही है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन है कि अगर तुमने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तुमने सेक्शन 124 का कंप्लायंस नहीं किया, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कंपनी को पेनल्टी लगेगा 1 लाख रुपए और दिन का 500 रुपया, और मैक्सिमम लगेगा 10 लाख रुपया। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है 25,000, दिन का 100 रुपया और मैक्सिमम 2 लाख रुपए, बस इतनी सी पेनल्टी लग जाएगी अगर तुमने 124 का कोई भी कंप्लायंस नहीं किया तो। जो इंटरेस्ट लगना है वो तो लगेगा ही 12% वाला, पर उसके अलावा ये पेनल्टी भी लग जाएगी। सर आप समझे क्या। अब दोस्तों उसके बाद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड आता है, बहुत इजी है, 3 से 4 बातें बस इसमें की जाती है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का पैसा कहां कहां से आता है। सर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। सबसे पहला पैसा आता है इनको ग्रांट्स का और डोनेशन का। ग्रांट्स कौन देता है सर, ग्रांट्स इनको गवर्नमेंट देता है। डोनेशन कौन देता है, गवर्नमेंट भी दे सकती है, कोई और कंपनी भी दे सकती है। ग्रांट मतलब क्या, तुमने अपने बजट में पूरा प्लान बनाया और आईपीएफ को एक पैसा एलोकेट किया। डोनेशन मतलब क्या, बस तुमने रैंडमली डोनेट कर दिया, ये दोनों पैसा आईपीएफ के पास आ जाएगा। दूसरा दोस्तों ये मेन वाला है कि आपके जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा है, आपका जो डिबेंचर का पैसा है, जो डिबेंचर मेच्योर हो गए, जो आपके डिपॉजिट्स मेच्योर हो गए, जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए, और अगर रिडीम होने के बाद भी 7 साल तक इसको कोई क्लेम नहीं कर रहे, आपका एप्लीकेशन मनी हो गया, इसको अगर 7 साल तक कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं ना, तो हमने कहा 7 साल तक क्लेम नहीं करने पे ये पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कहा कि आपके पुराने जो आईपीएफ था 1956 में, कंपनीज एक्ट 1956 में, तो जो था, जो आपका 1956 में जनरल रेवेन्यू अकाउंट था, वो सारे पैसे भी कहां पे आ जाएंगे, आईपीएफ में आ जाएगा। वो सारे पैसे भी कहां पे आ जाएंगे, आईपीएफ में आ जाएगा। और दोस्तों मेरी बात और तो और सुनो, इधर सुनो, ये तीनों हो गए राजा, ओ राजा, ये तीनों हो गए। सर ये तीनों हो जाने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, चौथी बात ये है कि अगर आपको 3 स्पेशल बातें हैं सर। सबसे पहला, अगर आपने फ्रैक्शनल शेयर्स बेचे हैं, फ्रैक्शनल शेयर्स को सेल करके, फ्रैक्शनल शेयर्स क्यों आए, बोनस के केस में, मर्जर के केस में, उसको सेल करके जो पैसा आया, वो पैसा आप आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे अगर सामने वाला 7 साल तक क्लेम नहीं कर रहा। दूसरा दोस्तों आपका सेक्शन 99 है, जो आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की बात करता है, वहां पे सेक्शन 99 में जो शेयर्स जाते हैं वो भी शेयर्स आईपीएफ को ट्रांसफर हो जाते हैं। ये हम सेक्शन 99 के साथ मैं आपका रिलेट करवा के दे दूंगा, वहां पे भी शेयर्स जो है आपके आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाते हैं। और दोस्तों आपका सेक्शन 38(4) में जो डिस्गॉर्जमेंट की बात करता है, जो डिस्गॉर्जमेंट की बात करता है, डिस्गॉर्जमेंट यानी कि जब्त कर लेना, वो सारे पैसे आपके कहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं, आईपीएफ में आ जाते हैं। भर भर के पैसे ही पैसे होंगे। अब दोस्तों एक बार इतने सारे पैसे आ जाते हैं ना, अब आप क्या करते हो, ये पैसों को यूटिलाइज करते हो। यूटिलाइज कैसे करते हो सर, सबसे पहले तो याद रखना कि भैया यूटिलाइज करते हैं हम रिफंड के लिए। मेन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एक्सपेंस क्या होता है, जो किसी ने डिविडेंड क्लेम कर लिया, डिबेंचर क्लेम कर लिया, डिपॉजिट क्लेम कर लिया, प्रेफरेंस शेयर क्लेम कर लिया, तो हमको वो पैसे क्या करने पड़ते हैं, रिफंड। दूसरा सर, हमारा जो एजुकेशन और प्रोटेक्शन का जो इंटेंशन था, जो जिसके लिए हम इन्वेस्ट करना चाहते थे, उसके लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा, जो हमारा डिस्गॉर्स्ड अमाउंट है ना, वो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
बिटवीन एलिजिबल एंड आइडेंटिफिएबल पार्टिसिपेंट्स। मैं आपको यहीं से पढ़ाता हूं ताकि तुमको भी दिखे दोस्तों क्या लिखा हुआ है। बिटवीन योर एलिजिबल एंड आइडेंटिफिएबल पार्टिसिपेंट्स, तुम क्या करोगे, डिस्गॉर्स अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, लेकिन उस इंसान को जिसका एक्चुअल में लॉस हुआ है, उस इंसान को जिसका एक्चुअल में लॉस हुआ है उसके हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। चौथा दोस्तों मेरी बात सुनो, अगर कोई क्लास एक्शन सूट हुआ है 37 या 245 में, 37 या 245 में क्लास एक्शन सूट हुआ है तो उसके लिए रिइंबर्समेंट करने के लिए आप यूज करोगे। और पांचवा, कोई भी और खर्चा अगर हुआ है आपका, एनी अदर पर्पस इंस्टेंट देयर टू, उसके लिए आप ये फंड के पैसे यूटिलाइज करोगे। सर ये चार चीजें याद करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आप ये जो आईपीएफ अथॉरिटी, आप जो आईपीएफ का फंड बना रखे हो ना, इसको मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाओगे, आईपीएफ अथॉरिटी। उसमें सर तीन कुर्सियां होंगी, बड़ी बड़ी तीन कुर्सी। पहली कुर्सी होगी चेयरपर्सन की। उस चेयरपर्सन में कौन बैठेगा, जो एमसीए का सेक्रेटरी है ना, वो यहाँ का एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा। एफ एक्स ऑफिशियो मतलब क्या, बाय वर्च्यू ऑफ योर पोजीशन इन एनी अदर ऑफिस यू बिकम चेयरपर्सन इन दिस पर्टिकुलर आईपीएफ अथॉरिटी। दूसरा सर आपका सीईओ बैठेगा। सीईओ कौन होगा, जिसको भी सीजी अपॉइंट करेगा। और तीसरा आपके मेंबर्स होंगे जो 7 से कम होंगे, 7 से ज्यादा नहीं हो सकते आपके मेंबर्स होंगे। उस मेंबर में कौन आता है, उस मेंबर में आपका चेयरपर्सन भी गिन लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या आता है, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में 10 और 11 आता है, और एक्चुअली 8 भी आता है। दोस्तों सुनो, आपको आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, जैसे सीएनएजी बोलेगा। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा है, सेपरेट अकाउंट्स बताओ बनाओ जैसा सीएनएजी बोलेगा। उस अकाउंट्स को ऑडिट करवाओ। कौन करेगा ऑडिट, सीएनएजी। और ऑडिट करने के बाद वो ऑडिट रिपोर्ट देगा। तो ऑडिट रिपोर्ट किसको दे दोगे, तुम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे। तो अकाउंट्स बनाओ ऑडिट करवाओ, अकाउंट्स बनाओ ऑडिट करवाओ, किसका, आईईपीएफ का, फंड का। उसके बाद दोस्तों एनुअल रिपोर्ट में मैंने कहा, क्या कहा, एनुअल रिपोर्ट में मैंने कहा एक एनुअल रिपोर्ट भी बनवाओ, और उस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को दो। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखेगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखेगा। सर ये तीनों प्रोसीजरल बात हो गई, कोई बात नहीं है। बुक्स बनाओ, ऑडिट करवाओ, ऑडिट बना करवा के सीजी को रिपोर्ट दे दो। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट बनाओ, एनुअल रिपोर्ट सीजी को दे दो, सीजी उसको क्या कर देगा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख देगा। क्या क्या रखेगा सीजी, देखो एक तो एनुअल रिपोर्ट जो आपने दिया वो, और ऑडिट रिपोर्ट जो आपने दिया वो दोनों सीजी क्या करेगा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख देगा। समझे क्या मेरी बात। हाँ मेरे को वो जेठालाल वाला आ गया। ऑडिट अकाउंट बनाओ, ऑडिट करो, सीजी को दे दो, चाय बिस्किट खाओ, चाय बिस्किट खाओ, सोते जाओ, चाय चाय बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। वेरी गुड नालायको, इधर सुनो मेरी बात। बस सर 2-3 मिनट और, खत्म, चैप्टर बहुत छोटा सा है। दोस्तों उसके बाद क्या है आपका सेक्शन नंबर 126 जो बात करता है आपके राइट ऑफ डिविडेंड के बारे में। दोस्तों मैंने ये वाला आपको एग्जांपल के तरीके से समझाया था, बहुत सिंपल है। क्या बताया था मैंने आपको, इधर देखो ना, मेरी आंखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूं मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। इधर देखो दोस्तों, क्या कहा मैंने, सेक्शन नंबर 126 कहता है राइट टू डिविडेंड। दोस्तों अगर कैटरीना ने जैकलिन को दिया, कैटरीना जैकलिन को कैसे, भाई शुभम क्या सोच रहा, सलमान ने अगर जैकलिन को दिया, ठीक है, सलमान ने अगर जैकलिन को दिया, क्या दिया सर, जैकलिन को वही, क्या, फार्म हाउस में दिया, याद करो ना, रिलायंस के शेयर्स बताया तो था मैंने तुमको। तुम कहां पहुंच गए। सर सलमान ने अगर जैकलिन को रिलायंस की शेयर्स दिए तो उस केस में मेरी बात ध्यान से सुनना। जब जैकलिन या सलमान चले जाएगा कंपनी के पास कि भैया हमने शेयर बेच दिया है, ये ट्रांसफर डीड बनाए, प्लीज इसको रजिस्टर कर लो। जब आप चले जाओगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने में समय लगेगा। आप चले गए रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने में समय है। उस बीच में अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, दैट डिविडेंड विल नॉट बी पेड, दैट डिविडेंड विल बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, दैट डिविडेंड विल बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनलेस सलमान खान जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर था वो ये ऑर्डर दे दे कि भैया जैकलिन को डिविडेंड का पेमेंट दे दो, तब तक आप डिविडेंड का पेमेंट नहीं करोगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो। सैयद कहते हैं नया भारत है ये, नया भारत से कुछ नहीं होता भाई। सुनो, अगर सलमान है, सलमान ने क्या किया, जैकलीन को अगर अपने दिए शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स दिए। अब दोस्तों जब ये चले गए शेयर्स को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, इन्होंने बोला देखो हम दोनों के बीच में एक डीड बन चुका है, इस डीड के थ्रू मेरे शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं जैकलीन को, आप प्लीज इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लो, आप इसको प्लीज रजिस्टर कर लो। सर अब रजिस्टर करने में टाइम तो लगेगा, उस टाइम के बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो डिविडेंड कायदे से किसको देते हो आप, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर आज की डेट में कौन है, सलमान। लेकिन सलमान अभी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, पर नया एप्लीकेशन आ चुका है कि जैकलीन को रजिस्टर करो। किसको दे, हमने बोला एक बार के लिए तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दे। दोस्तों उसके बाद आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दो, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद जैकलीन को दे देना। अगर सलमान ने ऑर्डर दे दिया राइटिंग में
कंपनी को राइटिंग में ऑर्डर दे दिया कि तू बिंदास जाके जैकलीन को पेमेंट कर दे, जो ट्रांसफर ही है उसको पेमेंट कर दे, तो भैया रिलायंस जो है ना फिर जैकलीन को डिविडेंड दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका डिविडेंड का ये ट्रीटमेंट होगा। सर उसी बीच में अगर आपने बोनस शेयर इशू कर दिया या राइट शेयर इशू कर दिया तो उसका क्या होगा? अबे एंच में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अबे एंच में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अबे एंच में चला जाएगा। दोस्तों अगर आप देखोगे तो एनी राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स विल बी केप्ट इन अबेंस, और जो बचा हुआ आपका डिविडेंड है विल बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनलेस आपका जो ट्रांसफरर है, जो रजिस्टर्ड होल्डर है, ही ऑथराइजेस द कंपनी इन राइटिंग टू पे द डिविडेंड टू ट्रांसफरी हमारे एग्जांपल में कौन हो गया? जैकलीन हो गई। अरे तुमको मेरी बात समझ में आई कि आप, हाँ सर लास्ट आपका 127 क्या कहते हैं? डिविडेंड। अगर डिविडेंड देना था तो 30 दिन के अंदर दे देना। अगर जब डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर पे नहीं किया, या डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं किया, पोस्ट तुम्हारा सर काम था पोस्ट करना, सामने वाले तक सर्व हो जाए वो तुम्हारा काम नहीं था, 30 दिन के अंदर पोस्ट करना था। अगर दोनों भी नहीं किया ना तो आपको पेनल्टी लगेगा। पनिशमेंट क्या होगा सर? सुनना, कंपनी को पनिशमेंट लगेगा 18% पर एनम का इंटरेस्ट, 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। पर अगर आप बात करोगे एवरी अदर डायरेक्टर की, जिसको पता था 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे नहीं हुआ है, वो जेल जाएगा 2 साल तक के लिए, जेल जाएगा। इंपॉर्टेंट पेनल्टी है भाई, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेल जाएगा 2 साल के लिए। एंड और नहीं लिखा एंड, आपको 1000 रुपए तक का फाइन लगेगा पर डे। जो डिफॉल्ट जब तक कंटिन्यू होता है तब तक आपको 1000 रुपए पर डे का फाइन लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। लेकिन 5 केसेस हैं जहां पे आपको ये फाइन नहीं लगेगा, जिसको मैं प्यार से बुलाता हूं लाडो एल लॉ। सर ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकी। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या? अगर कोर्ट ने केस ठोक करके बोल दिया रुक जा भाई, तो इसको डिविडेंड का पेमेंट मत करना, जैसे हर्षद मेहता के केस में हुआ था, हर्षद मेहता को डिविडेंड देने से रोक दिया गया था, तो वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं दे पा रहे हो, आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। दूसरा ए अगर एडजस्ट, आपने लॉफुली एडजस्ट कर दिया उस अमाउंट को, लॉफुली एडजस्ट कर दिया फ्रॉम एनी अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द शेयर होल्डर, मेरे को डिविडेंड देना था, आपसे पैसा लेना था, ले फिटूस, भैया उसमें भी क्या नहीं लगेगा आपको टैक्स, उसमें भी आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। तीसरा डी, आपका डी समझना मेरी बात, सामना शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन को आपने कंप्लाई करने की कोशिश करी, कंप्लाई करने पे भी आप कंप्लाई नहीं कर सके तो आपने कम्युनिकेट किया। तीसरा कंडीशन, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपने कम्युनिकेट किया ना तो जाके आपका क्या हो जाएगा, आप बच जाओगे, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। तो टी डी का क्या है? डायरेक्शन मिला, कंप्लाई किया, नहीं कर पाए तो कम्युनिकेट किया, 3 कंडीशन मीट होने चाहिए। उसके बाद चौथा डी क्या है? डिस्प्यूट, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग ओनरशिप और देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव डिविडेंड। तुमको पता है ना, इंडिया में 2 बच्चे, फॉरेन में 2 बच्चे, थाईलैंड में, बड़ा कौन छोटा कौन, सौतेला कौन सग्गा कौन, ये लड़ाई चल रही थी, वो डिस्प्यूट में डिविडेंड नहीं दे पाए, तो कंपनी की कोई गलती नहीं है। और फॉर एनी अदर रीजन विच इज नॉट ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी की गलती नहीं है, तो हमने कहा भैया तेरे को पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। सर ये 5 पॉइंट्स हो गए आपके ABCDE। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर उसके बाद एक छोटा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन डाल रखा है निधि कंपनी के लिए। ऑफ कोर्स निधि कंपनी के लिए मॉडिफिकेशन इनको देना ही पड़ेगा। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन डाल रखा है कि निधि कंपनी भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। निधि कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, और अगर वो जो डिविडेंड दे रही है, 2 तरह के शेयर होल्डर होंगे, एक तो जिनका बड़ा बड़ा डिविडेंड है, और एक छोटा जिनका 100 रुपए से कम का डिविडेंड है, जिसका 100 रुपए से कम का डिविडेंड है। अब दोस्तों अगर 100 रुपए से कम का डिविडेंड है, इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस इफ डिक्लेरेशन इज अनाउंस्ड इन लोकल लैंग्वेज इन वन लोकल न्यूज़पेपर। आपने एक बार डिविडेंड के बारे में न्यूज़पेपर में डाल दिया, और आपने ये अनाउंसमेंट अपने नोटिस बोर्ड में 3 महीने के लिए लगा दिया। अगर आपने अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में डाल दिया और एक बार आपने नोटिस बोर्ड में लगा दिया 3 महीने के लिए, तो उस केस में आपका सफिशिएंट कंप्लायंस हो गया है माना जाएगा। मतलब क्या सर? मतलब अगर आप नहीं भी दे पाते हो ना पेनल्टी डिविडेंड, किसी कारण से किसी का डिविडेंड था 50 रुपए का, आप उसको नहीं दे पाए ना 30 दिन के अंदर, तो भी आपको 127 का पेनल्टी नहीं लगेगा। हमने बोला इन केसेस में सामने वाला आके ले जाएगा डिविडेंड जब लेना होगा, ये 100 रुपए से कम वाले डिविडेंड के लिए हम आप पे पेनल्टी नहीं लगाएंगे। अगर आपने न्यूज़पेपर में एक बार डाल दिया और अपने नोटिस बोर्ड में 3 महीने तक लिखा है कि डिविडेंड दे रहे हैं हम, जिनको आके लेना है लेके चले जाओ। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा अभी आप देख सकते हो लास्ट में डिपॉजिट का टाइमलाइन है। एंड विद दैट इट्स अ कंप्लीट रैप ऑफ योर चैप्टर डिविडेंड। इसके साथ हमारा डिविडेंड का पूरा रिवीजन हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है इसका। आप लोगों के जो क्लास के स्टूडेंट्स है, क्लास के स्टूडेंट्स को रिवीजन ऑडियो भी है। रिवीजन ऑडियो में मैंने 12 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करके दे दिया है, तो आपको इससे बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। पर दोस्तों कुछ मेहनत करोगे तो इसको एग्जाम में लिख पाओगे। अगर आप इसको इसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस नहीं लिखोगे खुद से, अगर आप इसके क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तो देखा देखा क्वेश्चन भी आएगा ना राजा, एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, और फालतू का हाथ से 6 या 7 नंबर आपका हाथ से चला जाएगा, विच इज नॉट वर्थ इट, राइट? So make sure that you put a little more effort to finish the question bank and make some effort to write some answers. Only then you are good to go for the exam. ठीक है?
चलो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन। अंटिल देन टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना एंड कमेंट पे जरूर बता देना, बिकॉज यू नो योर अप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रिवीजन वीडियो। अंटिल देन, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।